एट्थ पे कमीशन आपकी सैलरी तो बढ़ा सकता है, लेकिन सैलरी बढ़ना और अमीर होना ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। मान लीजिए भविष्य में आपकी इन हैंड सैलरी हर महीने 10,000 रुपए बढ़ती है। अगर वही 10,000 रुपए नई कार की ईएमआई, महंगे मोबाइल, बाहर खाने और बढ़े हुए घरेलू खर्च में चले गए तो सैलरी तो जरूर बढ़ेगी, लेकिन आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी वहीं की वहीं रह जाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि सैलरी बढ़े तो सबसे पहले क्या करें? ईएमआई बढ़ाएं, इन्वेस्टमेंट शुरू करें, या इंश्योरेंस लें, या फिर अपना कोई पुराना कर्ज चुकाएं। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी, और यह विशेष कार्यक्रम अंगवानी फाइनेंशियल डेस्क की तरफ से सैलरी से सिक्योरिटी तक। साथियों, यहां पर मैं बता दूं कि इसका टाइम चेंज कर दिया गया। अब यह प्रोग्राम आप हर शुक्रवार को शाम 7:30 बजे देख पाएंगे। चूंकि 15 अगस्त था तो हमने कहा कि इस बार जो है शुरुआत आज 15 अगस्त से कर देते हैं, शनिवार आज दिन है, लेकिन ये आपको हर शुक्रवार को शाम 7:30 बजे आपको ये प्रोग्राम देखने को मिलेगा, सैलरी से सिक्योरिटी तक। तो साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप सबको पता है 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर क्वेश्चनर, यूनियंस और एसोसिएशंस, फेडरेशंस के साथ मीटिंग्स तथा मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट से कंसल्टेशंस जैसी गतिविधियां भी दिखाई गई हैं, लेकिन नए पे मैट्रिक्स, फिटमेंट फैक्टर और वास्तविक सैलरी इंक्रीज पर अभी अंतिम रूप से कोई फैसला नहीं हुआ, जो कि हम आपको बताते रहे। इसलिए आज के इस खास कार्यक्रम सैलरी से सिक्योरिटी तक में आज की चर्चा किसी निश्चित वेतन वृद्धि की भविष्यवाणी नहीं है। हम केवल यह समझ रहे हैं कि वेतन जब भी बढ़े, बढ़ना तो है ही, तो उस अतिरिक्त पैसे को खर्च बढ़ाने की बजाय फाइनेंशियल सिक्योरिटी में कैसे बदला जाए। पहली गलती क्या होती है? सैलरी बढ़ते ही लाइफस्टाइल बढ़ा देना। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है। पहले जिस कार की जरूरत नहीं थी, सैलरी बढ़ते ही उसकी ईएमआई जरूरी लगने लगती है। ठीक चल रहा मोबाइल अचानक आपको पुराना दिखाई देने लगता है। उसी तरह घर का मासिक खर्च भी नई सैलरी के अनुसार फैलने लगता है। दिक्कत कार खरीदने या सुविधाएं बढ़ाने में नहीं है। दिक्कत तब होती है जब सैलरी की पूरी बढ़ोतरी अस्थायी खर्च में बदल जाती है। क्योंकि सैलरी बढ़ना एक अवसर है, लेकिन ईएमआई शुरू करना आने वाले कई वर्षों की जिम्मेदारी है। इसलिए बढ़ी हुई सैलरी मिलने से पहले ही तय कर लीजिए कि उसका कितना हिस्सा लाइफस्टाइल पर जाएगा और कितना हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित होगा। दूसरी गलती जो हम करते हैं वो महंगा कर्ज छोड़कर इन्वेस्टमेंट करना हम शुरू कर देते हैं। मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड पर बकाया है या फिर कोई पर्सनल लोन चल रहा है, तो एक तरफ आप इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न कमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अधिक ब्याज वाला कर्ज आप पर लगातार बढ़ रहा है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे ऊपर से बाल्टी में पानी भरते रहे और नीचे का बड़ा छेद आपने खुला छोड़ दिया है। इसलिए बढ़ी हुई सैलरी का पहला उपयोग अधिक ब्याज वाले कर्ज को कम करने में किया जाना चाहिए। यहां होम लोन और क्रेडिट कार्ड के कर्ज को एक जैसा मत समझिए। हर लोन की ब्याज दर, बची हुई अवधि, प्रीपेमेंट कंडीशंस और टैक्स इंपैक्ट अलग हो सकता है। इसलिए बिना गणना किए अपनी पूरी अतिरिक्त रकम किसी एक लोन में डाल देना भी उचित नहीं होगा। और तीसरी गलती की बात करें तो हम अक्सर इमरजेंसी फंड को नजरअंदाज कर देते हैं। आपके पास इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है और नियमित सैलरी भी आ सकती है,
लेकिन अचानक बीमारी, नौकरी में व्यवधान या फिर परिवार की किसी आपात जरूरत के समय तुरंत पैसा उपलब्ध ना हो तो आपको कर्ज लेना पड़ सकता है। इसलिए कम से कम 3 से 6 महीने के आवश्यक घरेलू खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड बनाने का लक्ष्य रखा जा सकता है। तो अगर आपके परिवार की जरूरी मासिक खर्च 50,000 है तो आपका लक्ष्य परिस्थितियों के अनुसार लगभग 1.5 लाख से 3 लाख तक हो सकता है। यह पैसा ऐसी जगह होना चाहिए जहां जरूरत पड़ने पर आप उसका इस्तेमाल आसानी से कर सके। इमरजेंसी फंड को बड़े रिटर्न के लालच में अत्यधिक जोखिम वाले विकल्पों में नहीं डालना चाहिए। साथियों, कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़े ऐसे तथ्यपूर्ण कार्यक्रम किसी प्रायोजित दबाव से नहीं बल्कि आपके सहयोग से, आपके फायदे के लिए तैयार किए जाते हैं। आप 500 रुपए की एनुअल मेंबरशिप यानी दिन के 1.5 रुपए से भी कम देकर अंगवानी की इस स्वतंत्र आवाज को मजबूत कर सकते हैं। जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। अब बात करें हम चौथी गलती की। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को एक ही चीज हम समझ लेते हैं। साथियों, इंश्योरेंस का पहला उद्देश्य जोखिम से सुरक्षा है। इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य भविष्य के लक्ष्यों के लिए पूंजी बनाना है। तो अगर परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी आपके ऊपर है तो आपको यह देखना चाहिए कि आपके ना रहने पर परिवार का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और चल रहे लोन्स कैसे पूरे होंगे। इसके साथ हेल्थ प्रोटेक्शन की भी समीक्षा जरूरी है। केवल एम्प्लॉयर द्वारा दिए गए कवर पर निर्भर रहना हर परिवार के लिए पर्याप्त हो यह जरूरी नहीं है। लेकिन किसी मित्र, एजेंट, विज्ञापन या बड़े रिटर्न के वादे पर कोई पॉलिसी भी मत खरीदने लगिएगा। पहले अपनी उम्र, डिपेंडेंट्स, लायबिलिटीज, एग्जिस्टिंग कवर, पेंशन व्यवस्था और कैश फ्लो समझिए। उसके बाद पॉलिसी की शर्तें, एक्सक्लूजन्स और प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी देखिए। साथियों, पत्रकारिता के साथ मैं LIC का ऑथराइज्ड बीमा सलाहकार भी हूं, इसलिए इंश्योरेंस संबंधी व्यक्तिगत मार्गदर्शन उस अलग भूमिका में दिया जाएगा आपकी जरूरत समझने के बाद। लेकिन अंगवानी की यह एडिटोरियल रिपोर्ट किसी विशेष LIC पॉलिसी या फाइनेंशियल प्रोडक्ट का प्रचार नहीं है। लेकिन जहां लगेगा अगर आप संपर्क करेंगे तो आपकी जरूरत के हिसाब से उसको प्लान करके आपको सलाह दी जाएगी। और साथियों, अब हम बात करें पांचवी गलती की कि बिना लक्ष्य के इन्वेस्टमेंट करना। कई कर्मचारी सैलरी बढ़ते ही अलग अलग इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें यह स्पष्ट नहीं होता कि पैसा किस लक्ष्य के लिए लगाया जा रहा है। बच्चों की पढ़ाई 5 वर्ष बाद है या 15 वर्ष बाद है, घर खरीदना है या होम लोन समाप्त करना है, रिटायरमेंट में 10 साल बाकी है या 30 साल बाकी है। हर लक्ष्य की अवधि और जोखिम सहने की क्षमता अलग होगी साथियों। इसलिए सबके लिए एक ही इन्वेस्टमेंट विकल्प सबसे अच्छा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही करें, यह आपके लिए अच्छा विकल्प नहीं हो सकता। युवा कर्मचारी लंबी अवधि और अपनी रिस्क कैपेसिटी के अनुसार ग्रोथ ओरिएंटेड एलोकेशन पर विचार कर सकता है। मध्य आयु के कर्मचारी को बच्चों की शिक्षा, माता पिता की चिकित्सा, लोन्स और रिटायरमेंट के बीच संतुलन बनाना होगा। रिटायरमेंट के करीब पहुंचे कर्मचारियों के लिए रिटर्न से ज्यादा कैपिटल प्रोटेक्शन और लिक्विडिटी महत्वपूर्ण हो सकती है। और 10,000 सैलरी इंक्रीज का प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क मान लीजिए भविष्य में। आइए अब बात करते हैं 10,000 सैलरी इंक्रीज का प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क के बारे में। मान लीजिए भविष्य में आपकी डिस्पोजेबल इनकम हर महीने 10,000 बढ़ती है, तो इसका एक इलस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क हो सकता है 3,000 इमरजेंसी फंड या फिर अधिक ब्याज वाले कर्ज के लिए, 2,000 रुपए लाइफ और हेल्थ प्रोटेक्शन की कमी पूरी करने के लिए, 3,000 रुपए
रिटायरमेंट तथा लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। उसमें से 1,000 रुपए बच्चों की पढ़ाई या फिर किसी निश्चित पारिवारिक लक्ष्य के लिए, 1,000 रुपए लाइफस्टाइल और परिवार की खुशी के लिए। साथियों, अब यह कोई सरकारी नियम नहीं है, ये या फिर ये हर कर्मचारी के लिए कोई अनिवार्य फार्मूला नहीं है। तो ये हमने आपको एक फार्मूला डिवाइस करके बताया तो कि अगर 10,000 खर्च है तो उसमें आपको कैसे तोड़ना चाहिए। तो अगर आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड का कर्ज अधिक है तो कर्ज का हिस्सा बढ़ेगा। अगर इमरजेंसी फंड पहले से पूरा है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बढ़ सकता है। अगर पर्याप्त इंश्योरेंस प्रोटेक्शन मौजूद है तो उसके लिए अतिरिक्त एलोकेशन की जरूरत नहीं होगी। इसलिए प्रतिशत से अधिक महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं का क्रम है। पहले फाइनेंशियल लीकेज को रोकिए, फिर इमरजेंसी फंड बनाइए, उसके बाद परिवार की रिस्क प्रोटेक्शन को देखिए और फिर लक्ष्यों के अनुसार अनुशासित, जिसको कहते हैं डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट कीजिए, है ना। और इसमें साथियों मैं तो ये कहूंगा कि सबसे अच्छा तरीका यह रहेगा कि सैलरी बढ़ते ही अतिरिक्त रकम के निर्धारित हिस्से को ऑटोमेटिक ट्रांसफर के माध्यम से अलग कर दीजिए, क्योंकि जो पैसा महीने के अंत तक खाते में पड़ा रहता है वो अक्सर आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि वो खर्च हो जाता है। लेकिन जो पैसा सैलरी आते ही आप लक्ष्य के लिए, किसी काम के लिए अलग कर देते हैं, वही धीरे धीरे आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाता जाता है। तो साथियों, 8वां वेतन आयोग आपको कितना देगा यह तो आयोग की सिफारिश और सरकार के अंतिम निर्णय पर तय होगा, लेकिन उस बढ़ी हुई सैलरी से आपका भविष्य कितना मजबूत होगा यह काफी हद तक आपके निर्णय से तय होगा। नई कार खरीदना गलत नहीं है, अच्छा मोबाइल खरीदना भी गलत नहीं है, परिवार को बेहतर जीवन देना वो भी गलत नहीं है, लेकिन बढ़ी हुई पूरी सैलरी को नई ईएमआई में बदल देना निश्चित रूप से समझदारी नहीं होगी। वेतन बढ़े तो केवल जीवन शैली मत बढ़ाइए, अपना इमरजेंसी फंड भी बढ़ाइए, कर्ज अपना घटाइए, जो आपका कर्ज है भारी भरकम अगर है वो तो उसको घटाइए, परिवार की सुरक्षा मजबूत कीजिए, बच्चों के लक्ष्य को पूरे करिए और अपने रिटायरमेंट को सम्मानजनक बनाइए। आज देखिए देश का कर्मचारी पेंशन के लिए ही तो लड़ रहा है। तो साथियों, यही है सैलरी को वास्तविक सिक्योरिटी में बदलना। अब आप कमेंट करके बताइए, सैलरी बढ़ने पर आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? कर्ज चुकाना, इमरजेंसी फंड बनाना, बच्चों की पढ़ाई, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन या फिर रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट? और साथियों, वीडियो उपयोगी लगा हो इसे अपने तमाम साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिए और अंगवानी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, उसमें एक पैसा नहीं लगता है। और 500 की एनुअल मेंबरशिप लेकर कर्मचारियों की इस स्वतंत्र आवाज को मजबूत भी करिए। तो साथियों, इस आज के इस स्पेशल कार्यक्रम में इतना ही। हम अगले हफ्ते शुक्रवार को, चूंकि आज तो शनिवार था, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि इस बार हम शनिवार को, चूंकि 15 अगस्त था, हमने कहा 15 अगस्त के दिन जो है इसको करते हैं लॉन्च फिर। लेकिन हर शुक्रवार को शाम के 7:30 बजे हम ये प्रोग्राम लेकर आएंगे, सैलरी से सिक्योरिटी तक। तो इसे आप अपने तमाम साथियों में, दोस्तों में, ग्रुपों में फैलाइए ताकि लोगों को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल पाए। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हर शुक्रवार शाम 7:30 बजे सैलरी से सिक्योरिटी तक में। धन्यवाद।